है? वॉइस ज्यादा फास्ट नहीं बेटा, वॉइस ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एकदम मस्त होके पढ़िए। यूपी कैडेट का एंट्रेंस एग्जाम ये मान कर चलिए कि केवल आप खुश होकर अगर अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्या करके, खुशहाल होकर अगर पढ़ेंगे, तो हम लोग लगभग देहात से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कुछ चीजें तो हम प्रैक्टिकली जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? अगर कोई आपसे पूछे कि आलू की बुआई क्या छिड़कावा विधि से की जाती है? नहीं की जाती है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो 50% जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हम सब फिजिकली अगर देखें, ग्राउंड लेवल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई हेजिटेशन नहीं है। कोई चीजें अगर आपको नहीं समझ में आए, कुछ चीजों में आपको डाउट है, आप क्लास के बाहर पूछ सकते हैं। क्लास के बीच में देखिए होता क्या है, अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप बीच में वहां पे कुछ क्वेश्चन को पुटअप किए, तो एक सर्किल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्वेश्चन करना है आपको, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आपको एंड पीरियड में, क्लास का जब हम क्लोजिंग टाइम करेंगे, तो वहां आप क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट अगर आपको अदर सब्जेक्ट का है तो उसके लिए भी आप यही करेंगे। आपके सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो आप सभी लोगों को मैं सॉइल साइंस पढ़ाऊंगा, जो आपके यूपी कैडेट के एग्जाम में एक अहम हिस्सा निभाता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि क्या सॉइल साइंस के बिना एग्रीकल्चर हो सकता है? नहीं हो सकता है। हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सॉइल साइंस बहुत ही मेजर एक सब्जेक्ट है। वैसे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके कम आते हैं, लेकिन मेजर सब्जेक्ट है। आपके अगर हर सब्जेक्ट की बात करें तो उसका एक कमांड सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो हम सब सॉइल साइंस पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, नेक्स्ट डे से हम लोग पूरा थ्योरेटिकल जानेंगे। सॉइल साइंस की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, पूछ दिया जाता है सॉइल किस भाषा का शब्द है। यहां पर देखिए कंफ्यूज हो गए आप, हमने सॉइल कहा, सॉइल साइंस नहीं कहा। क्या हमने कहा? सॉइल। बहुत कॉन्सेप्चुअल आपको रहना है। तो सॉइल साइंस जो है एक किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा, ये बताइए मृदा पाई कहां जाती है? रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूं, आप बताओ बेटा। पृथ्वी की ऊपरी सतह पे। अच्छा, बैठ जाइए। देखिए इन्होंने सही कहा, पृथ्वी का वो ऊपरी हिस्सा। क्या? पृथ्वी का वो ऊपरी हिस्सा जिसमें पौधों को क्षमता देने की या पौधों की वृद्धि की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखिए, पृथ्वी का वो ऊपरी हिस्सा जिसमें पौधों की वृद्धि, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी वृद्धि के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो जो आपकी पृथ्वी है उसकी वो ऊपरी हिस्से की बात कर रहे हैं, जहां पे पौधों में वृद्धि देने की क्षमता वहां पर उपस्थित हो, वो हिस्सा आपका सॉइल कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है। सपोर्ट करिए, ये पृथ्वी हमारी है, इसके ऊपरी हिस्से की बात की जा रही। किसकी बात की जा रही? ऊपरी हिस्से की बात कर रहे हैं हम। तो क्या सभी ऊपरी हिस्से जो पृथ्वी के हैं, क्या उसमें उर्वरता होती है? सभी हिस्सों में अगर हम कहें पृथ्वी के, क्या फर्टाइल सभी हिस्से पृथ्वी के होते हैं? सभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से की अगर हम बात करें तो कुछ ही हिस्से ऐसे होते हैं जो फर्टाइल होते हैं, उर्वरक क्षमता जिनमें होती है। अब उर्वरक क्षमता क्या है? वही बात है कि पौधों को वृद्धि और विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हो, अगर वो पोषक तत्व वहां से मिल रहे हैं तो वही हुआ उर्वरता। हुई कि नहीं बात? तो कह रहा है पृथ्वी के उस ऊपरी हिस्से की बात कर रहा है जहां पर प्लांट की बात करें। ठीक है, जहां पर प्लांट के वृद्धि और विकास के लिए उसमें पोषक तत्वों की क्षमता उपस्थित हो, उसको हम क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। सॉइल को हिंदी में कहते हैं मृदा। क्या कहते हैं? मृदा। तो ये तो हमारी मृदा हो गई। अब आप ही लोगों ने कहा कि सर ऐसा है कि सभी हिस्से फर्टाइल, यानी कि इस पृथ्वी के सभी ऊपरी हिस्सों में उर्वरक क्षमता नहीं होती है। तो वो हिस्से किसमें आते हैं?
भाई ये मकान बना है, अस्पताल बने हैं, नहर नाले तालाब आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो बाकी जो बचे हिस्से होते हैं वो सभी किसमें आ जाते हैं? भूमि में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? भूमि में आ जाते हैं, जिसे आप लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि पृथ्वी के जिस ऊपरी हिस्से में पौधों को पैदा करने की क्षमता हो, यानी कि पौधों के ग्रोथ करने की क्षमता हो, उसे हम सॉइल कहते हैं, मृदा कहते हैं। और जिन हिस्सों में हम मकान, घर, अस्पताल ये सब निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं या सॉइल कहते हैं। कहीं कंफ्यूजन है? तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था बच्चों। क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हमको कुछ बेसिक चीजें बताइए। हमने कहा सॉइल साइंस, अभी इसको मैं नोट करा दूंगा, आप लोगों को पहले समझ लीजिए। किसी भी चीज को पहले समझिए, उसके बाद अपने डायरी या नोट्स में नोट करिए। देखिए, सॉइल की अगर हम बात करें तो ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। किससे बना है? सोलम शब्द से बना हुआ है। किस भाषा के? तो लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? तो सोलम शब्द से बना है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श होता है। क्या होता है? फ्लोर या फर्श होता है। यहीं लिख लेना, अर्थ फर्श, या इसे कहते हैं फ्लोर। तो ये हमारे सॉइल साइंस का एक कंप्लीट डिफिनेशन होगा। क्या होगा? डिफिनेशन। इतना नोट डाउन कर लीजिए। परिभाषा लिखाने की जरूरत है सॉइल साइंस की? डिफिनेशन जानते रहिए बस, वहां पे आपको थ्योरी नहीं आएगा, आपको केवल वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका छूट जाए बगल वाले से लिख लेना, नहीं तो मैं रुक जाया करूंगा। वैसे बहुत शार्ट टर्म ये था, इसलिए हम जल्दी। इससे रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट हुए हैं, सॉइल साइंस के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उनको भी वहीं पे आप ऐड करते चलिए। आपसे पूछ देगा IISS, इसका फुल फॉर्म बताइए। देखिए वहां नोट करिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ये कहां पर है? भोपाल एमपी में। कहां पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में। दूसरा आता है CSSRI। नेक्स्ट आपका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट सॉइल साइंस का है बच्चों, ये CSSRI है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब होता है लवणता, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। कहां पर है? करनाल हरियाणा में। यूपी कैडेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, करनाल हरियाणा में सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसी का छूट तो नहीं रहा है? पीछे वाले
दिख रहा है बेटा पीछे? हो गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि फादर ऑफ सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? बीबी डाकू चेव। नोट कर लीजिए, मृदा विज्ञान के जनक, मृदा विज्ञान के जनक, फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस तो बीबी डाकू चेव साहब हैं, बीबी डाकू चेव। बीवी डाकू चेव ये आपके सॉइल साइंस के जनक माने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान था। अभी आगे हम लोग जब सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे तो वहां पर इनका बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है। पूछा जाता है मृदा वर्गीकरण के जनक कौन है? क्वेश्चन आया हुआ था ये आपके एग्जाम में। मृदा के वर्गीकरण के पिता कौन है? वर्गीकरण के पिता कौन है? किसी बच्चे को पता है? तो इसके जो पिता हैं जी स्मिथ साहब हैं। कौन है? जी स्मिथ। या मृदा विज्ञान के वर्गीकरण या मृदा के वर्गीकरण, ठीक है। इसके फादर हैं जी स्मिथ साहब। पेडोलॉजी शब्द किसने दिया था? अभी दो टर्म आप पढ़ेंगे, एक होता है पेडोलॉजी, एक होता है एडेफोलॉजी। ठीक है। पहले बेसिक हम लोग लिख लेते हैं, आगे अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो पेडोलॉजी के जनक कौन है? पेडोलॉजी के जनक यही शब्द भी दिए थे जो आपके डाकू चेव साहब हैं। इन्होंने पेडोलॉजी शब्द भी दिया था और उसके पिता भी हैं। तो दोनों हैं, यहां लिख लेना, जनक और शब्द दिया, शब्द दिया। तो डाकू चेव साहब। इतना नोट हो गया सबका? हो गया? तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो लगभग आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है। मिटा दें इसे? सभी लोग नोट कर लिए हैं? अच्छा हमको ये बताइए आप लोग, जैसे मृदा अगर है तो उसके भी कुछ तो पार्ट होंगे, सॉइल के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? जब पार्ट होंगे तभी तो आप उसको डिवाइड करते हैं। हर एक फसल के लिए अगर हम पूछें कि जलोढ़ मृदा किन फसलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है तो आप उसको जानते होंगे, धान के लिए। तो अगर सॉइल का हम कहें डिफरेंटिएशन करें, वर्गीकरण करें, तो इसके भी कई वर्ग होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मृदा के अवयव, मृदा के अवयव। ठीक है। कितने बच्चों को पता है कि कौन कौन से अवयव ऐसे हैं जो मृदा के अंदर उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं? बताओ बेटा।
ठीक है, बैठ जाओ। देखो बेटा, मिट्टी के अंदर जो हमारी सॉइल है उसके अंदर मुख्यतः दो अवयव होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है ठोस और एक होता है रंध्रावकाश। क्या होता है? रंध्रावकाश। कितने अवयव हुए? दो, ठोस और रंध्रावकाश। चार्ट से इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका है ठोस, और दूसरा आपका होता है रंध्रावकाश। ये दो ही मुख्य अवयव सॉइल के होते हैं। अब इसके सब पार्टिकल्स अगर हम देखें तो बहुत सारे होंगे। अच्छा, अब ठोस की अगर हम बात करें, ठोस की हम बात करें तो पहले एक ग्राफ से हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इस फिगर को देखे होंगे आप बहुत पहले बोर्ड की परीक्षा की जब तैयारी की होंगे, या 11 में ये आपको दिखा होगा। इस फिगर में देखिए, यहां जो होता है 45%, कितना? 45%, ये आपके क्या होते हैं? खनिज पदार्थ, कार्बनिक मिनरल्स। क्या होते हैं? कार्बनिक मिनरल्स होते हैं बच्चों। ये होते हैं हमारे खनिज। यहां 5% की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ, जिसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। पीछे वालों को दिख रहा है बेटा? नीचे लिख रहा हूं मैं, नहीं दिख रहा है क्या? तो ये 5% क्या है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। बाकी अगर हम कहें तो यहाँ 25% क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और फिर 25% क्या होता है? वायु होती है, जिसको हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब यही हम लोग देखेंगे, हमने दो भागों में इसको बांट दिया था, एक तो ठोस, दूसरा रंध्रावकाश। अब इधर का इधर कर दीजिए, ठीक है? अभी इसको मैं विस्तार से लिखाऊंगा और इसको इधर कर दीजिए। कोई डाउट है यहाँ पे? हमने क्या किया कि खनिज और कार्बनिक पदार्थ को एक साइड कर दिया, जो आपकी ठोस अवस्था अवयव में आते हैं। बाकी जल और वायु को हमने रंध्रावकाश में कर दिया। किसमें कर दिया? रंध्रावकाश में कर दिया। ठीक है, तो अब इसको चार्ट से हम लोग लिखेंगे। इस डायग्राम को बना लीजिए, पहले अलग फिगर बनाइएगा इस डायग्राम का। बेटा कुछ लोग ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। मैं आपको एक अभी किस्सा सुनाऊंगा एंड क्लास में। जानते हैं, एक कहावत गांव की है कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। 2 महीने का टाइम जो आपको यहां मिला है, चाहे तो इसको सोते और हंसते गुजार दीजिए और चाहे सोना बना लीजिए। यहाँ जो टीचर आपको मिलता है बेटा, वो जिस रास्ते पे आप चलना शुरू किए हैं वहां का वो प्रिंसिपल हो चुका होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए और ऐसा मत करिए कि हम आपको पूरी क्लास के सामने वो करें पूछने। और देखिए, कुछ चीजों का एक समय होता है। बोर्ड एग्जाम देने के बाद बहुत सारे लोग मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ गए होंगे। क्या परीक्षा चलते गए थे आप? नहीं गए होंगे ना। तो हर चीज का एक टाइम होता है। एंटरटेनमेंट जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन क्लास के बीच में बिल्कुल नहीं। ठीक है, फर्स्ट वार्निंग है। नोट हो गया सबका? क्या बेटा, कहां छूट गए? बेटा फिर से लिख दे रहे हैं, बगल वाले से नोट कर लीजिए आप अगर वो लिखे हैं। ठीक है, चलिए। तो ठोस में अगर हम लोग देखें, यहां पर हमने क्या क्या दिखाया आपको? एक तो दिखाया हमने खनिज पदार्थ, दिखाया खनिज पदार्थ, और दूसरा यहां पे था कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, यहां परसेंट भी लिख लीजिएगा। ये 5% पाया जाता है और ये 45% पाया जाता है। अगर आपसे पूछे
कि मृदा के अवयव में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा अवयव होता है? तो खनिज पदार्थ होता है। कौन सा होता है? खनिज पदार्थ। बातें मत करो बेटा, इसको नोट कर लो। वायु कितना परसेंट होती है? 25%। जल कितना परसेंट होता है? 25%। अब देखिए, यहां पे अगर हम कहें तो जो खनिज पदार्थ होता है यह ठोस अवस्था का एक पार्ट है। किस अवस्था का है? ठोस अवस्था का है। कार्बनिक पदार्थ की अगर हम बात करें तो यह भी क्या है? ठोस अवस्था का है। किसकी ठोस अवस्था? मृदा की ठोस अवस्था में। किसमें होता है? मृदा की ठोस अवस्था का एक पार्ट होता है। अब यहां पर अगर हम देखें, खनिज पदार्थ के अंदर एक बार यूपी कैडेट में आया था कि सैंड सिल्ट क्ले मृदा के किस अवयव के भाग हैं? आप लोगों को हिंदी में अगर बताएं, बालू, सैंड मतलब क्या होता है? बालू जान रहे हैं, रेत। तो जलोढ़ मृदा से लेकर जो भी हमारी मृदाएं बनी है वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? खनिज के अंदर आती हैं। किसके अंतर्गत? खनिज के अंदर। तो यहां पर आप नोट कर लेना, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सभी हमारे खनिज पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ की बात करें यहां पर, तो जो आपके बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, यानी जो भी हमारे माइक्रोबियल बैक्टीरिया या फंगल होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये कार्बनिक पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं। पीछे दिख रहा है बेटा? नहीं, पीछे वाले। डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। बहुत क्लासों का ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। जो चीजें पढ़ाएंगे आपके एग्जाम के लेवल, आउटसाइड का पोर्शन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको ये लगे कि 10 नंबर का क्वेश्चन आना है और इतना ज्यादा लिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। जो क्वेश्चन आने वाले होंगे आपकी परीक्षाओं में उससे रिलेटेड मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, वो लेसन आपका पढ़ाऊंगा। हो गया इतना? बना लीजिए आराम से। बेटा हम हट जा रहे हैं, आप दिख रहा है अब? हो गया सबका? यहां पर देखिए हम लिखे हैं एयर या वायु। हमको ये बताइए, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व कुल कितने होते हैं? बेटा आप बताओ। हाँ, पीछे वाले आप बैठ। पोषक तत्व जानते हैं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बहुत सही। कितने होते हैं बेटा? 15, 17। हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, बैठ जाइए। तो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो 17 होते हैं, 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17 होते हैं। ठीक है, पहले 16 था। निकिल को जब ऐड किया गया, यहां किसको ऐड कर दिया गया था? निकिल को ऐड जब कर दिया गया तो 17 हो गए। कितने हो गए? 17। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट शब्द किसने दिया था? न्यूट्रिएंट शब्द की अगर हम बात करें तो किसने दिया था? आर्नान और स्टाउट ने। तो यही नोट कर लेंगे। न्यूट्रिएंट शब्द या न्यूट्रिएंट वर्ड आर्नान एंड स्टाउट या और स्टाउट। अभी बहुत एक महत्वपूर्ण
यहाँ टर्म है, मैं आपको बताऊंगा, शायद आप लोग ना जानते हो। हो गया इतना? नोट कर लीजिए। सबका हो गया? अब देखिए, ये जो हमारे 17 एलिमेंट्स हैं, 17 जो एलिमेंट्स हैं, इसमें अगर हम पूछें आपसे कि कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉइल के अंदर नहीं पाए जाते हैं, कौन बताएगा? देखिए, हैं तो टोटल एलिमेंट्स 17, लेकिन सॉइल के अंदर क्या सभी पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम कहें तो 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके इन्वायरमेंट पे पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, पर्यावरण में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? CHO। कौन कौन से एलिमेंट है? CHO। CHO, इसको बेटा नोट कर लेना, कहीं पूछ देगा आपसे एग्जाम में। एलिमेंट तो आप याद किए हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि बाह्य वातावरण में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। बाह्य वातावरण में, बाह्य वातावरण में कोष्टक में लिख लेना मृदा को छोड़कर, बाह्य वातावरण में कौन से एलिमेंट हैं जो पाए जाते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपके मृदा के अंदर ना रहकर बाहरी वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है? तो बचे अब कितने? 14 बचे। कितने बचे? 14 बचे। 3 आप इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 14 बचे। अब जब 14 है तो ये माइक्रो होंगे या तो मैक्रो होंगे? दोनों में ही तो होंगे, कोई एक ना एक। ये जो 14 एलिमेंट आपके बच रहे हैं, ये या तो माइक्रो होंगे और या तो माइक्रो होंगे। सूक्ष्म होता है और एक होता है अधिक। ठीक है? तो अब इनमें इसके लिए अलग एक इसका चैप्टर है, पढ़ाएंगे हम। बेसिक इतना जान लीजिए आप लोग। तो हमने क्या बताया आपको? फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? बीबी डाकूचेव। दूसरा हमने बताया IISS कहां पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में। कहां पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। तीसरा हमने बताया आपको CSSRI, सेंट्रल, कहां पर है? करनाल, हरियाणा में। सॉइल साइंस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अगर हम कहें सॉइल किस शब्द से मिलकर बना है? सोलम शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सोलम से मिलकर बना है। एक टर्म आएगा अभी आगे, जब आप होर्जन पढ़ेंगे या संस्तर पढ़ेंगे, तो उसमें एक टर्म होता है सोलम। क्या होता है? सोलम। ये कैटेट में, हाँ, जो भी अगर आप देखें यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम का पेपर, तो 2-1 साल का अंतराल देके ये जरूर पूछ लिया जाता है कि सोलम जो होरिजन है, किन 2 होरिजन से या किन होरिजन से मिलकर बना है? तो किससे किससे मिलकर बना होता है? A प्लस बी, इसी से मिलकर ये बना होता है। ठीक है? इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। रेगोलिथी एक होता है। तो रेगोलिथी में क्या होता है? तीनों ऐड हो जाते हैं, जो तीनों संस्तर हैं वो ऐड हो जाते हैं। नोट कर लीजिए इसको भी। रेगोलिथी ये सब आप लोग नोट कर लिए हैं?
कितने लोग गांव में खेती किए हैं? ईमानदारी से बताइएगा। मैं मानता हूं सब फार्मर्स के यहां से हैं, लेकिन कितने लोग रियल में खुद की कल्टीवेशन किए हैं या जानकारी रखते हैं कि मृदा की नमी कितनी हो कि बुआई कर देना चाहिए, या सॉइल में कितना मॉइस्चर अभी नहीं आया है जिससे हम उसमें फील्ड नहीं ले सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता था, इसलिए पूछ रहा हूं, मरमरिंग मत करिए। हमको यह बताइए, मृदा का ऊपरी हिस्सा जो होता है, मिट्टी का ऊपरी हिस्सा जो होता है, अपर पोर्शन जिसको हम कहते हैं, इसका रंग गाढ़ा होता है कि इसके नीचे का रंग गाढ़ा होता है? कितने लोग नीचे का कह रहे हैं, कितने लोग ऊपर का? पहले नीचे वाले हाथ उठाइए। क्वेश्चन ये है कि जो सॉइल का हमारे जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशनल सॉइल का जो अपर पोर्शन होता है बेटा, अपर पोर्शन ऊपरी हिस्सा, ठीक है, उसका कलर अगर हम देखें, जो ग्रे ग्रे कलर का होता है, वो गाढ़ा कलर होता है या हल्का रंग होता है उसका? तो नीचे का हिस्सा हल्का होता है या ऊपर का हिस्सा हल्का होता है? या तो ये बता दीजिए, और या तो ये बता दीजिए कि ऊपर का हिस्सा गाढ़ा होता है कि नीचे का हिस्सा गाढ़ा होता है। पापा के कहे बिना आप लोग कभी खेत में गए नहीं है? गए हैं? ऊपर का गाढ़ा होता है, नीचे का हल्का होता है। कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं? आप लोगों में कोई जानता है? देखो, यहां पर एक बहुत अच्छी चीज हम लोग जानेंगे बेटा, जब कार्बनिक पदार्थ की बात हम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, तो जहां पर ऑर्गेनिक मैटर अधिक होगा वो मृदा कंप्लीटली फर्टाइल नहीं हो सकती है। जैसे आप ऊसर वाली मृदाएं देखिए, बंजर सॉइल जब आप देखेंगे तो वहां का ऊपरी पोर्शन जो होगा, सॉइल का अपर पोर्शन जो होगा, वो ज्यादा आपको गाढ़े कलर में दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? खेत में जो मृदा पाई जाती है, इसका गाढ़ा और हल्का कलर नहीं होता है, सेम कलर होता है। सिंचाई करते समय रंग डालते हैं? नहीं डालेंगे। तो चेंजिंग कलर जो सॉइल का होगा वो या तो ऊसर मृदा का होगा, या तो आपके अगर देखें तो जो बंजर सॉइल है उनका होगा। बाकी जो हम कल्टीवेशनल पर्पज पे जिन सॉइल का उपयोग करते हैं उनमें कलर चेंजिंग का मैटर नहीं होता। होता है? नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। आप अगर देखिए कहीं जंगल में जाइए, वहां की मिट्टी आप देखते हैं तो बहुत ब्लैकिश कलर में रहती है। किस कलर में रहेगी? ब्लैकिश कलर में वो पाई जाती है, यानी कि उसके ऊपरी हिस्से में अपर पोर्शन पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक आ गई है। ठीक है, भारतीय मृदाओं में अगर हम कहें तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। हमारे यहां तभी तो खेती योग्य भूमि ज्यादा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर की जो संख्या है सॉइल के अंदर बहुत कम है। कम है कि नहीं है? तो एक पॉइंट नोट कर लेना, भारतीय मृदाओं में, भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5 से 20% तक होती है। 5 to 20%, 5 से 20%। अब बेटा 5% में आपका कल्टीवेशन हो जाएगा, 20% में आपकी जो बंजर भूमि है, ऊसर मृदा जो है उसका हो सकता है। तो एबव रेशियो इसका एक लिख लेना आप, भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5 से 20% तक होती है। नोट हो गया सबका? ये था एक आपका। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे मृदा के मुख्य भाग। कितने भागों में मृदा को रखा गया है? बेटा आप लिख नहीं रहे हो।
उस पर थोड़ा सा खिसक जाइए आप लोग, आप ही के भाई हैं यार, साथ में खाए होंगे। इतनी तकलीफ उनको दे रहे हैं कि भाई साहब एकदम नीचे ही लिखते चले जा रहे हैं, हमको तो लगा लिख ही नहीं रहे हैं। कॉपरेट कर लिया करिए, आपके ही कॉलेज के होंगे या नहीं भी होंगे तो आपके साथ वो एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। तो मृदा के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अध्ययन करने के अनुसार अगर हम देखें तो एक होता है पेडोलॉजी और दूसरा होता है इडेफोलॉजी। कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोगों को एक मैं ट्रिक बता दूंगा। पेडोलॉजी में ये बताइए क्या किया जाता है? बेटा आप बताओ। उपज, उत्पत्ति, बैठ जाइए, सही कहा। देखिए पेडोलॉजी लिखने के अनुसार अगर आप देखेंगे, देखिए पेडोलॉजी, तो इसको पैदा जब बच्चा हुआ उस आधार पे देखिए, क्योंकि अगर किसी को देखें तो उसका पैतृक विकास हम देख के चलेंगे ना। तो पेदो का मतलब हुआ इसकी उत्पत्ति, इसकी जो पैतृक गुणे आई हैं, यानी चट्टानों से हमारी मृदा का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। पैतृक तो वही हुए, जैसे हम लोगों का पैतृक वंशज क्या होता है, दादा है, नाना, मतलब दादा है, फिर पिताजी है, फिर हम लोग हैं। तो वैसे पैतृक इसका जो होता है वो सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? पेडोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पेडोलॉजी में किया जाता है। बाकी चीजें जैसे अगर हम कहें तो पैदावारी की, उपज की बात कर दें, वहां पर कितने, अगर हम देखें सीड की क्वांटिटी लेनी है, वो सभी किसमें किए जाएंगे? इडेफोलॉजी में। तो पहले लिखिए पेडोलॉजी, इसका एक डिफिनेशन आप लिख लीजिए। पेडोलॉजी में लिखिएगा, लिखिए यह है मृदा विज्ञान, यह है मृदा विज्ञान की वह शाखा, यह है मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा को शुद्ध रूप से, यह है मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा को शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक पिंड, प्राकृतिक पिंड बोले तो नेचुरल बॉडी, हम लोग कहते हैं ना मृदा एक क्या है, नेचुरल बॉडी है, तो एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है तथा मृदा के प्रायोगिक उपयोगिता, हाँ मृदा के प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं, प्रायोगिक तथा उपयोगिता यानी उसको जो हम चूज कर रहे हैं कि कहां के लिए कौन सी मृदा सही होगी, तथा उपयोगिता का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये बताइए, यहां पर हमने लिखा है ना कि ध्यान नहीं दिया जाता है, किसका किसका नहीं दिया जाता है? उसकी प्राकृतिकता और उपयोगिता, ये सभी ध्यान किसमें देंगे? इडेफोलॉजी में देंगे। किसमें देंगे? इडेफोलॉजी में। यहां पर पेडोलॉजी में केवल उसकी उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, लिखिए पेडोलॉजी के अनुसार, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि पेडोलॉजी के अनुसार मृदा है, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा है, इसका उत्तर लिखिए एक प्राकृतिक पिंड। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड, एक प्राकृतिक पिंड। कहते हैं कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इडेफोलॉजी। अभी हमने जो जनक लिखाया था कि पेडोलॉजी के जनक कौन है, उसको नोट करने की जरूरत तो नहीं है, वहीं अगर लिखना है तो लिख लीजिए। पेडोलॉजी शब्द किसने दिया?
पीबी डाकू चेवले। हेडिंग डालिए इडेफोलॉजी। मृदा शास्त्र कहते हैं इसको। इडेफोलॉजी को क्या कहते हैं? मृदा शास्त्र। मृदा शास्त्र हिंदी इसकी है। कुछ टर्म ऐसे होते हैं या कुछ वर्ड हिंदी के ऐसे होते हैं बहुत टफ होते हैं। एडेफोलॉजी की हिंदी है मृदा शास्त्र। शास्त्र के अनुसार कहते नहीं कि हम चल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों को हमको देख के चलना पड़ता है। अभी जैसे आप लोगों के मैरिज की बात होगी तो शास्त्र के अनुसार, बाकी कुछ लोग तो कहीं न कहीं परचेज किए ही होंगे। चलिए आगे लिखिए। यह है मृदा विज्ञान का, इडेफोलॉजी में लिखेंगे। इडेफोलॉजी की हिंदी मृदा शास्त्र है। अब इसकी डिफिनेशन लिखिए। यह है मृदा विज्ञान का, यह है मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन, यह है मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन उच्च पादप, मृदा का अध्ययन उच्च पादप यानी जो हाई लेवल के पादप होंगे, उच्च पादप कामा लगाएंगे, समुदाय जो वर्ग होते हैं आपके समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है, के दृष्टिकोण से किया जाता है। कह रहा है कि इडेफोलॉजी का जो अध्ययन हम करते हैं उच्च पादप हाई लेवल के प्लांट हो और उस समुदाय यानी जो प्लांट का वर्गीकरण होगा, पौधों का वर्गीकरण होगा, इन सभी का जो अध्ययन होगा वो क्या होगा? इडेफोलॉजी होगा, मृदा शास्त्र होगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट नोट करिए। मृदा की ऊपरी परत, मृदा की ऊपरी परत जिसमें कृषि करते समय, मृदा की ऊपरी परत जिसमें कृषि करते समय औजारों, औजारों की बात करें अगर हम तो जो आप हल चलाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, ठीक है, जिसमें कृषि करते समय औजारों, कोष्टक में लिख देना हल, रोटावेटर, फावड़ा, कुदाल, जो भी औजारों तथा मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, तथा मशीनरी का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, बताइए क्या कहेंगे? पृष्ठ मृदा कहेंगे। क्या कहेंगे? पृष्ठ मृदा कहेंगे ना। जो अपर पोर्शन होगा यहां पे, जो सब सॉइल जिसको हम सरफेस सॉइल कहते हैं, सॉरी सरफेस सॉइल जो होगी हमारी वही तो होती है पृष्ठ मृदा। ये जो पृष्ठ मृदा है ये आपके किसके अंतर्गत आएगी? इडेफोलॉजी के अंतर्गत आएगी बेटा। तो अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछे कि मृदा की ऊपरी सतह पर किसी भी मशीनरी का प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है या किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आएगा? इडेफोलॉजी के अंतर्गत। लेकिन अगर पूछे कि कहते क्या है उसको, तो पृष्ठ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ मृदा, या यहां पे लिख लेना सरफेस सॉइल, सरफेस सॉइल या पृष्ठ मृदा कहते हैं। समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना। आगे लिखिए एक पॉइंट जो एग्जाम में आपके आए हैं, कुछ पॉइंट ऐसे नोट बीच में कराते चलेंगे ताकि आप लोग बाद में जब रूम पे जाएं तो उसको किसी पेज पे कैलकुलेट करके अलग से लिख लिया करिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। ऊपरी सतह के नीचे, ऊपरी सतह के नीचे की परत को, ऊपरी सतह के नीचे की परत को जो पैतृक पदार्थ, जो पैतृक पदार्थ, अब पैतृक पदार्थ में कार्बन आपके आ जाएंगे, कार्बनिक, इनकार्बनिक कुछ मैटर आ जाएंगे। जो पैतृक पदार्थों के
अंदर की गहराई ये वाली हाँ, पैतृक पदार्थ की गहराई होती है उसे कहते हैं अवमृदा, सब सॉइल। मैं फिर से रिपीट, ठीक। अवमृदा कहते हैं बेटा, सब सॉइल कहते हैं। सब सॉइल कहते हैं। देखिए यही है, बहुत सिंपल भाषण समझ लीजिए। ये ऊपरी पोर्शन अपर पोर्शन हो गया मिट्टी का, सॉइल का क्या हुआ, ये अपर पोर्शन हो गया। यहां पर हम क्या चलाएंगे, हल चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, हल चलाएंगे, रोटावेटर, जो भी मशीनरी होंगी वो सभी हम कहाँ यूज करेंगे, यहीं पर करेंगे। तो ये अपर पोर्शन हुआ, इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, सरफेस सॉइल। क्या दिए हैं, सरफेस सॉइल दिए हैं, ठीक है। पृष्ठ मृदा इसको हिंदी में कहते हैं, पृष्ठ मृदा। अब इसके नीचे का जो पोर्शन बचा, ये वाला, यहाँ जो पैतृक पदार्थ यानी कि जो अपघटित होकर पदार्थ कुछ होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट होंगे, कुछ कार्बनिक मैटर होंगे, अपघटित होकर नीचे आ गए हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सब सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब सॉइल, अवमृदा इसे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो इतना जितना आपको मैं लिखाया हूं टर्म, ठीक है, और जो क्वेश्चन लिखाए हैं, क्वेश्चन लगभग 7-8 लिखवा दिया होगा हमने, तो एग्जाम के आपके अगर देखें तो उसके लिए बहुत उपयोगी है। एक्चुअली मेरा फास्ट है और उसका टाइम हो गया, नहीं तो कुछ आगे हम लोग करते। लेकिन जितना मैं आज लिखवाया हूं इसको आप लोग पढ़ के आइएगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से पूछेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल पढ़ेंगे सॉइल इरोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन, मृदा का संस्तर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।